Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज क्लास 9th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है और ये हमने कंक्लूजन के तौर पर समझना है। कंक्लूजन में हमने समझना है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है इसकी कहानी हमने समझनी है और इस चैप्टर में कंक्लूजन पर नेपोलियन बोनापार्ट की जो कहानी दी हुई है लास्ट पर इसलिए दी गई है क्योंकि क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर के तौर पर हमने फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही कहानी पढ़नी है। ज़रूरी है कि इस चैप्टर को आप नहीं बोलेंगे और आप इसको अपनी मेमोरीज में कंटिन्यू याद ही रखेंगे। तो होता क्या है कि हमने पढ़ा था पहले फ्रांस में, वहाँ पर लुई 16 का रिजीम चल रहा था, या लुई 16 से पहले ओल्ड रिजीम चल रहा था। उसके बाद आता है लुई 16 का रिजीम और लुई 16 के बाद नेशनल असेंबली आ जाती है और उसके बाद नेशनल असेंबली के ज़रिए 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया जाता है। के बाद वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी है उसके ज़रिए जैकोबिन रिजीम लाया जाता है। जो जैकोबिन रिजीम जो था इट वाज फ्रॉम द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड फाइनली जैकोबिन रिजीम जो था ये भी ख़त्म होता है एंड फाइनली वहाँ पर डायरेक्टरी आती है। और डायरेक्टरी जो होता है इट वाज ए 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव और उनके दरमियान भी हमने पढ़ी थी कि डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स हुए थे एंड वाया दोज कन्फ्लिक्ट्स की जो डायरेक्टरी है ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाती एंड फाइनली जो नेपोलियन बोनापार्ट था जो वही यहाँ पर तख्त नशीन हो जाता है एंड फाइनली ये बनता है एम्पायर ऑफ फ्रांस 1804 में। अब जब नेपोलियन एज एन एम्पायर ऑफ फ्रांस एमर्ज होकर आ जाता है और इसने कोशिश की ही सेट आउट टू कनक्यर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज डिस्पोजेसिंग डायनास्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वायर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली। तो ये उसके बाद कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ को मैं कनक्यर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ को मैं डोमिनेट करूँ और वहाँ पर जो डायनास्टिक रूल चल रहा था उसको ये ख़त्म कर रहा था एंड फाइनली अपनी तरह का किंगडम ये वहाँ पर बना रहा था और वहाँ पर जो रूलर्स थे ये उसके खुद की फैमिली से बनाए जाते थे। इसका मतलब ये था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था इसका एम ये था कि पूरे यूरोप पर कब्जा करना और डायनास्टिक रिजीम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजीम चल रहा था, जो ओल्ड रिजीम वहाँ पर चल रहा था, उनकी डायनास्टीज़ को ये डिस्पोज कर रहा था और फाइनली खुद के किंगडम को वहाँ पर ये क्रिएट करना चाहता था जिसमें से खुद की फैमिली मेम्बर्स में से ये वहाँ पर रूलर्स क्रिएट करना चाहता था। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है इसको हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है इसको मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट सा हिज रूल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। इसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसने ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी सच लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय ए डेसिमल सिस्टम। कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे वाया यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ 1804 जो लाया था नेपोलियन के ज़रिए। इसमें से इसने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रीडम ऑफ ट्रेड दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन था पहले ओल्ड रिजीम के ज़रिए उसको इसने रिमूव किया एंड फाइनली प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी एक इंडिविजुअल की इसको इसने रिकॉग्नाइज दी, प्रोटेक्शन की और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इसने लाई और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ये था कि नेपोलियन से पहले यूरोप में मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रांस में डेसिमल सिस्टम वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था, वो डेसिमल सिस्टम इसने लाया। अब डेसिमल सिस्टम क्या है? डेसिमल सिस्टम ये है कि पहले ओल्ड रिजीम में क्या होता था कि वहाँ पर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स नहीं होता था। किसी को अगर 1 kg का कोई प्रोडक्ट बाई करना होता था और वहाँ पर उसको पता ही नहीं होता था कि 1 kg का कितना वज़न रहेगा, 1 kg तो अपने हिसाब से ही जो सिस्टम था वो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम नहीं था, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स नहीं थे। तो अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को 350 ग्राम्स लेने हैं तो अब ये सब कैसे आया? डेसिमल सिस्टम से। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स आया जिसमें एफिशिएंट तरीका आया गुड्स को मेजर करने का, गुड्स को वेट करने का। तो ये जो डेसिमल सिस्टम है ये लाए जैसे हमारे पास प्रेजेंटली है डिजिटल वेट मशीन है। डिजिटल वेट मशीन में हमें जितने भी ग्राम्स का ही अगर चाहिए तो हम वहाँ पर एक्यूरेट वेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। तो इसी तरह से ये जो डेसिमल सिस्टम था ओरिजिनली एग्जिस्ट यूरोप में, फ्रांस में नहीं कर रहा था। तो ये किन के इनिशिएटिव से आया? नेपोलियन बोनापार्ट
बोनापार्ट के इनिशिएटिव से डेसिमल सिस्टम आया। और इसलिए जो नेपोलियन बोनापार्ट है इसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने वहाँ पर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाई थी। और इस तो अब हमने समझना है राइज एंड फॉल ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट। तो जो नेपोलियन था ये किस तरह से पहले इमर्ज होता है एज ए हार्बिंगर ऑफ द लिबर्टी और फाइनली किस तरह से डाउनफॉल आ जाता है नेपोलियन का, यही हमने यहाँ पर समझना है। इनिशियली हमें पता है कि मैनी सा नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम टू द पीपल। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी जहाँ पर डायनास्टिक रूल चल रहा था, जहाँ पर डायनास्टिक रूल के जरिए एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी मासिस के साथ, तो वो जो टेरिटरीज थी, वो जो लोग थे, वो नेपोलियन को एज ए लिबरेटर तस्वर कर रही थी। वो कह रहे थे कि नेपोलियन जो है ये हार्बिंगर ऑफ द लिबर्टी है, कि इनके जरिए हमें क्या मिलेगी, ये हमारे लिए आज़ादी लेकर आएगा कि और जो एक्सप्लॉइटेशन हम पर हो रही है डायनास्टिक रिजीम के जरिए इस एक्सप्लॉइटेशन को खत्म किया जाएगा। लेकिन जो वलवला जो जोश लोगों में था, इट सून टर्नड इनटू हॉस्टिलिटी एज नेपोलियन आर्मीज केम टू बी विवड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। और जो हार्बिंगर ऑफ द लिबर्टी आर्मी पहले समझी जाती थी, जिनको यूरोपियन टेरिटरीज में वेलकम किया जाता था, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम उनको इन्वेडिंग फोर्स के नाम से जानने अब लगा, क्योंकि अब नेपोलियन का जो मेन मोटिव असल में था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन टेरिटरीज पर कब्जा करना। सो फाइनली इन बेल्जियम दियर वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बैटल ऑफ वाटरलू हो जाता है 1815 में। जो कंजर्वेटिव रिजीम के जरिए डिफरेंट जो रूलर्स थे वो फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन का जो एरा था, नेपोलियन का जो रूल था, नेपोलियन का जो रीन था, वो ख़त्म किया जाता है और एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वहाँ पर क्रिएट किया जाता है, जो हमने पढ़ा था बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ट्रीटी ऑफ वेना साइन हो जाते हैं, जिस ट्रीटी ऑफ वेना के ज़रिए जो नेपोलियन के ज़रिए कदम उठाए गए थे उनको अंडो करके और जो कंजर्वेटिव रिजीम था उसको रिस्टोर किया जाता है। और हर एक कोशिश की जाती है कि अब जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं, उनको इमर्ज नहीं करना है, हमने अथॉरिटेटिव पोजिशन ऑफ मोनार्क हैं उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन उसके बाद भी जो मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ liberty, modern laws to other parts of the Europe had an impact on the people long after Napoleon Bonaparte had left। इसका मतलब ये था कि बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी मेजर्स जो नेपोलियन के जरिए उठाई गई थी, इंपॉर्टेंटली कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी था, मॉडर्न लॉज था, जिसमें से यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया गया, और ये जो यूरोप में लाया गया इसका इम्पैक्ट लोगों पर था। अगरचे नेपोलियन का रूल ख़त्म भी हुआ था, लेकिन जो नेपोलियन की मेमोरीज थी, जो नेपोलियन के लिए गए कदम थे फॉर द कॉमन गुड ऑफ ऑल द मासेस, उनको नेपोलियन के जाने के बाद भी लोग अब याद कर रहे थे कि नेपोलियन का जो एरा था, नेपोलियन के एरा को नाम दिया गया मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप। अगरचे इसने मोनार्की को वापस रिस्टोर किया, अगरचे नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब किया, लेकिन जो स्टेप्स नेपोलियन एरा में लिए गए थे उनको नेपोलियन के जाने के बाद भी लोग सराह रहे थे। तो अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या यादें मिल रही हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूरोपियन टेरिटरीज, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के बरअक्स भी पूरे वर्ल्ड को क्या मैसेज मिलती हैं कि द आइडियाज़ ऑफ अ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो क्वेश्चन MCQ के टाइप में आता है कि कौन से आइडियाज़ इमर्ज होकर आए, क्या लीगेसी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। हमने क्या कहना है कि जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है और डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, कि एक इंसान के पास, सिटीजन्स के पास राइट्स होनी चाहिए, जो नेशनल असेंबली ने पहली बार लाया था 1791 में, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो वो जो यादें थी लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, और ये एक यादगार बना जो निकला था, जो कंसेप्ट इमर्ज हुई थी किससे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही ये कंसेप्ट इमर्ज हुई। These spread from France to rest of the Europe during the 19th century where feudal system was abolished। और ये जो एरा था और ये जो आइडियाज़ थे ये स्प्रेड हो रही थी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर टेरिटरी। और इसी तरह से जो फ्यूडल सिस्टम हमने पढ़ा था ये ख़त्म किया गया था नेपोलियन के ज़रिए, या जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो लेगेसी थी उसमें जो फ्यूडल ड्यूज एक्सट्रैक्ट किए जाते थे वो भी ख़त्म किया गया था। और ये जो फ्रांस के डिफरेंट आइडियाज़ थे ये स्प्रेड होकर जा रही थी विदाउट एनी बैरियर।
तो फाइनली यहाँ पर हमने अब याद रखना है कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, दे रिवर्कड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मोमेंट टू क्रिएट ए सॉवरेन नेशन स्टेट। और अब जो वो टेरिटरीज थी जो कॉलोनाइज्ड थी, जिन पर खुद का रूल नहीं चल रहा था, जिनको कॉलोनीज बनाया गया था, और उन्होंने इस आइडिया को इस्तेमाल किया किसके लिए? फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। और वो उस फ्रीडम, वो उस डोमिनेंस के चंगुल से वो अब बच रहे थे। और अब वो एक मोमेंट उन्होंने खड़ा की कि हम भी अपनी एक सॉवरेन नेशन स्टेट क्रिएट करेंगे। जिस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो स्ट्रगल थी, जब वो स्ट्रगल कामयाब हो रही हुई तो हमारी स्ट्रगल भी, तो इंडिया का भी इसका इन्फ्लुएंस था। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो यादें थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज़ थे, यूरोपियन स्ट्रगल के जो आइडियाज़ है, नेशनलिस्ट टेंडेंसीज के जो आइडियाज़ थे, ये सिर्फ यूरोप पर ही रेस्ट्रिक्ट नहीं रही, इनका इन्फ्लुएंस इंडिया पर भी था। इंडिया के भी हमारे जो डिफरेंट पॉलिटिकल फिलासफर्स थे, जो डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मेमोरीज थी उनको पढ़ा और देखा कि किस तरह से फ्रांस में भी स्ट्रगल करने के बाद ही मोनार्कियल सिस्टम को ख़त्म किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पर याद रखना है टीपू सुल्तान, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, या राजा राम मोहन रॉय, जिसने इनिशिएटिव्स उठाए, एफर्ट्स लगाए कि बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस जो इंडिया में प्रेवलेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सती जो था, उनके खिलाफ कदम उठाया और फाइनली उन इविल प्रैक्टिस को ख़त्म किया गया। ये दो एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पर दिए, वो दो इंसान हैं जिन्होंने रेस्पॉन्ड किया कि जो आइडिया आ रहे थे रिवोल्यूशनरी फ्रांस से, उन आइडियाज़ को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। फॉर एग्जाम्पल जो टीपू सुल्तान था, इसने क्या बनाया था? जैकोबिन क्लब ऑफ मैसूर बनाया गया था टीपू सुल्तान के जरिए। और टीपू सुल्तान मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्री ऑफ लिबर्टी इसने प्लांट किया हुआ था कर्नाटका में। तो ये जो रेवोल्यूशनरी फ्रांस के जो आइडियाज थे वो स्प्रेड हो रहे थे पूरे यूरोप में। यूरोप के बगैर भी बाकी कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया में भी इसका इन्फ्लुएंस था। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर के साथ हमने पहला क्लास 9th का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर है वो कंप्लीट किया। तो इसके बाद हम सिविक्स का पहले चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह।